नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है और आज मैं एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय पर बात करने के लिए आप सबके सामने मौजूद हूँ। आप सबको पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और विश्व मानसिक दिवस के इस मौके पर हम बात करेंगे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी से। और शुरुआत यहीं से करेंगे जलोटा जी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत कितना जरूरी है, क्योंकि आपने एक लंबा सफर तय किया है और करीब आधी सदी की साधना है संगीत की आपकी। संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जो मन को प्रसन्न करता है। संगीत का मतलब ही है कि जो आपका संग निभाए गीतों के साथ। हम लोग जब कोई गाना गाते हैं, कोई भी गाना हम गाते हैं, तो हम उसमें लीन होते हैं। उसमें कई चीजें हमें मिलती हैं। हमको उसमें गीत मिलता है, पोएट्री मिलती है, हमको उसमें स्वरों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, फिर भावना उसमें मिलती है, भावना डालते हैं, हृदय डालते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के एक गीत बनता है। तो इतना कुछ उसमें है कि मन हर वक्त प्रफुल्लित रहता है, मन बहुत प्रसन्न रहता है। और ऐसे में बहुत सी बीमारियों को आप थोड़ी देर के लिए एक कोने में बैठा सकते हैं। यार तुम लोग आराम करो, हम जरा अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बीमारियों को कहेंगे तुम जरा आराम करो, बैठो उधर। आप देखिए कि मैं इस वक्त 67 ईयर्स का हूँ। मैं पिछले 60 साल से संगीत के कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं 7 साल का था, 7 ईयर्स ओल्ड, तब से मैंने स्टेज पे कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। 60 साल से अब तक, ये 60 साल में मुझे कोई स्वास्थ्य की तकलीफ नहीं हुई। मेरे हाथ पैर में दर्द नहीं होता, मेरा पेट खराब नहीं होता, मुझे बुखार नहीं होता, मुझे जुकाम खांसी नहीं होता। वो सब इसलिए नहीं होता कि शरीर के साथ साथ मन भी प्रसन्न रहता है। मैं योगाभ्यास पे बिलीव करता हूँ। मैं जिम जाने पे बिलीव नहीं करता। जिम जाने से डोले शोले बन जाते हैं, लेकिन बॉडी, माइंड और सोल को हेल्दी नहीं किया जा सकता एक साथ। तीनों को हेल्दी रखना है तो हमारे जो पूर्वजों ने सिखाया है। हम तो 10 साल की उम्र से योगा कर रहे हैं। कुंजल करते हैं, जल नीति करते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं, रबड़ नीति करते हैं और सारी योगासन की विधियां करते हैं। तो उस सब को करने से ये होता है कि शरीर के साथ साथ मन भी बड़ा खुश रहता है। लोग मुझे कहते हैं कि आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैंने कहा इसलिए मुस्कुराते रहते हैं कि कोई तकलीफ ही नहीं है। तुम लोग अगर चाहते हो तुमको कोई तकलीफ ना हो तो इस तरह की जिंदगी अपना लो, ठीक हो जाएगा। जलोटा जी, पिछले जिस तरह के दिन गुजरे हैं लॉकडाउन के दौरान, और ये ऐसा एक अनुभव था जिसने हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है। भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी मिला जब लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, कुछ नया सोचा, कुछ नया सबक लिया। आपने क्या सीखा इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में ये 24 घंटे मुझे जरा कम पड़ जाते थे। अब तो थोड़ा सा खुल गया मामला, लेकिन जिस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट था तो वो 24 घंटे मुझे लगता था कम पड़ गए। इतना ज्यादा मैं काम करता हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं एवरेज 2000 लोगों को रोज गाना सुनाता था, क्योंकि मेरे 12, 13, 14 प्रोग्राम होते हैं महीने के। तो कहीं 2000 ऑडियंस है, कहीं 5000 है, कहीं 10,000 है। तो एवरेज में 2000 लोगों को रोज गाना सुनाता था। जब से लॉकडाउन हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज गाना सुना रहा हूँ। 3 लाख लोगों से मैं रोज जुड़ता हूँ। जैसे आज मैं आपके साथ कम से कम 80-85 हजार, 1 लाख लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और वो इसलिए जुड़ा हूँ कि आपके इतने व्यूअर्स हैं, आपके साथ इतने लोग कनेक्टेड हैं। ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, हर जगह है। हमारे भी हैं, वो लोग भी सब देख रहे होंगे। तो
3 लाख लोग कम से कम रोज हमसे मिलते हैं, हमारे विचार सुनते हैं और हमारा गाना भी सुनते हैं। तो हमको तो लगा यार कितना काम किया जा सकता है, ये तो 24 घंटे बहुत कम है। इस 24 घंटे में हमको प्राणायाम भी करना है, योगा भी करना है, हमको अपनी जल नीति करनी है, हमको बैठ के जरा ये अच्छी अच्छी चीजें खानी है, च्यवनप्राश खाना है, सीतोपलादी चूर्ण खाना है, इन जी चीजों जी को जी। आंवला खाना है। तो हम अपनी इम्यूनिटी बनाने में लगे रहे। और ये जो कोरोना आया है, आप अपने को तैयार कर लीजिए इस लॉकडाउन में, क्योंकि उसका अगर कोई कजिन ब्रदर आ गया फरोना डरोना आगे चल के, तो वो आपको छू ना पाए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। शरीर की अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी तो तमाम बीमारियों से हम लोग बचे रहते हैं, और छोटी छोटी सावधानी की जरूरत है। जैसा आपने जिक्र किया जलोटा साहब, करीब 60 साल हो गए संगीत की साधना में आपको। एक लंबा सफर, एक लंबी तपस्या आपकी है। मैंने कहीं सुना था कि आपने ये कहा था कि मुझे ये अफसोस होता है कि ईश्वर ने हमारा नाम जल्दी कर दिया। तो हाँ, ये ये सही अफसोस बात। क्यों होता है? देखिए ऐसा है कि संगीत जो है वो साधना की चीज है, ये तपस्या की चीज जी है। उन दिनों मैं अपने पिताजी से संगीत सीख रहा था, शास्त्रीय संगीत का अध्ययन कर रहा था, और मेरा एक एल्बम रिलीज हो गया जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने ऐसे प्रोग्राम में गाया था, और वो पॉलीडोर म्यूजिक ने उसके राइट्स ले लिए और उसको रिलीज कर दिया। और जी वो घर घर पॉपुलर हो गया, महीने भर के अंदर हम इंटरनेशनल फेमस आर्टिस्ट हो गए। ऐसी लागी लगन और रंग दे चुनरिया। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं तो अभी अध्ययन में लगा हुआ था, और हम भी सारे संसार में घूमना फिरना शुरू हो गया। फिर थोड़ी कोई छोड़ता है, एक बार नाम हो गया, जैसे ही जैसे ही पॉपुलैरिटी हुई, वो लोगों ने पकड़ लिया कि चलिए अब अमेरिका चलिए, अब कनाडा चलिए, वहां प्रोग्राम करिए। तो मुझे 5 साल अगर और मिल जाते, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको जरा बेटर गाना सुनाता, थोड़ा अच्छा गाता उससे, जैसा आज गाता हूँ। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। सच तो ये है कि जब भी भजन का जिक्र होता है, जब भी भजन की बात होती है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी तबके से हो, पहली पसंद आप होते हैं, आपका ही नाम जहन में आता है। और यकीनन लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों में। और तमाम मुल्कों में आपने अपने लाइव कंसर्ट किए हैं, शोज किए हैं। सर अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चलें, हम ये समझना चाहें कि बचपन कहाँ गुजरा, किन गलियों में वो बस्ती, वो पुराने दोस्त, और पहली वो उम्र क्या थी जब ये महसूस आपको हुआ कि आपको सिर्फ संगीत सीखना है, सिर्फ गायन करना है? 5 साल की उम्र थी, लखनऊ में था मैं, लखनऊ में रहता था। तो मुझे लगा कि और कुछ नहीं, मुझे तो संगीत में ही आना है। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि नहीं बेटा, संगीत सीखो सब ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट हो जाओ। उन दिनों ये बड़ी बात होती कि जो हमारा बेटा ग्रेजुएट है, उसका भी उनको फक्र चाहिए था कि मैं किसी को कह सकूं मेरा बेटा ठीक है म्यूजिक फील्ड में है, लेकिन ग्रेजुएट है, कल उसको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, तो सब करके मैं पास हुआ। और उसके बाद पूरी तरह संगीत में समर्पित हो गया। 7 साल की उम्र से ही स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, और 7 साल की उम्र से मंच पे गाना शुरू कर दिया था। और जी 60 साल हो गए, पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए, कमाल ही हो गया, पिछले दिनों कैसे मैंने निकल देखा गए। बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम आपने किए, और जो आपने कहा कि पहले हजारों लोगों से आप जुड़ते थे और अब लाखों लोगों से जुड़ रहे हैं। एक नया कहीं ना कहीं अनुभव भी है लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए जुड़ने का। एक सर जिक्र जो बार बार आता है कि मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये भजन इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में गुजारिश लोग कर रहे हैं कि अगर कुछ गुनगुना दें आप इस भजन को। हाँ सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली
हरि गुण गाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही धन्यवाद, खूब। धन्यवाद। मुझे जानकारी कहीं से सर ये भी मिली कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, बेटा बेटी या उसमें जो गरीब बच्चियां हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके शादी ब्याह के लिए। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ वो क्या मुहिम है आपकी? बेटा बेटी मैट्रिमोनियल है। इसमें यह है कि लोगों को जब अपनी जोड़ी की तलाश होती है तो यहाँ रजिस्टर करें, तो बाकायदा उनके जन्म पत्री वगैरह मिला के उन लोगों को सही बताया जाएगा शख्स किसके साथ उन्हें विवाह करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उसमें भी हम लोग मदद करके उन लोगों के विवाह भी करवाएंगे। तो एक ये सोशल सर्विस है। कई तरह के काम हम लोग करते हैं। हमारी जलोटा फाउंडेशन है, बहुत तरह के काम करती है। इस बीच हम बहुत से कलाकारों को भी फंडिंग कर रहे हैं जिनको कष्ट है, जो लोग आजकल कमाई उमाई बंद है, तो सब तरह के लोगों को देते हैं। ब्लड डोनेशंस, ब्लड कैंप अरेंज करते हैं, तो वो भी चलता रहता है। बड़े बड़े कलाकारों को सम्मानित करते हैं। हमने पंडित जसराज से लेके जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सबको सम्मानित किया है, अपने पिताजी के नाम का अवार्ड देते हैं। तो हर तरह के क्षेत्र में काम करना है। केवल एक क्षेत्र में अगर लग के सेवा की जाए तो दूसरे क्षेत्र रह जाते हैं, इसलिए हमें प्रयास करना है कि सबकी सेवा की जाए। सबकी सेवा की जाए और कहीं ना कहीं तमाम लोग लाभान्वित हों और एक बड़ा दायरा बने कामयाबी का, इससे अच्छी जी कोई बात नहीं है समाज जी में। जी संगीत पर ही सर बात करें और ये जानना मैं चाहूंगा कि आजकल संगीत पर बहुत एक लंबी और तवील बहस हो सकती है, होती है, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आजकल के जो गाने आ रहे हैं उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती, और जो गायक भी आते हैं उनके करियर की भी उम्र आप देखें तो बहुत लंबी नहीं होती। पहले के जो गायक थे वो कई कई साल और कई कई दशक तक राज किया करते थे, उनकी आवाज पहचान बनती थी। तो ये तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? दो तरह का संगीत है। एक तो हम संगीत की बात कर रहे हैं, जी तो अगर संगीत का जिक्र कर रहे हैं तो राग मालकोंस तो वैसी गाई जाती थी जैसे पहले गाई जाती थी। राग दरबारी जैसे उन दिनों पंडित भीमसेन जोशी गाते थे, वैसे आज के बच्चे भी वैसे गाते हैं, क्योंकि वो नियम है उसके गाने के। जी अब बात करें फिल्म संगीत की, तो फिल्म संगीत का तो मतलब हुआ कि वो संगीत जो फिल्म के लिए बनता है। जी तो जैसी फिल्म होगी वैसे ही तो संगीत बनेगा। मुगले आजम आएगी तो मुगले आजम जैसा संगीत बनेगा। अगर फिल्म आएगी हॉलीडे, फिल्म आएगी जला के राख कर दूंगा, तो फिर उसमें तो वैसे ही फिल्म दबंग, तो दबंग के लिए तो वैसे मुन्नी को बदनाम होना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगी वो। तो ये तो फिल्म संगीत तो हमेशा बदलेगा, आगे भी बदलेगा, क्योंकि फिल्म की स्टाइल बदलेगी। अब फिल्म में कभी आपने कथक डांस नहीं देखा होगा, भरतनाट्यम नहीं देखा होगा, उन दिनों होते थे, कांटों से खींच के आंचल, उसमें वो डांस होता था। अब तो डांस जी आपने देखा होगा, एक हीरो ने डांस शुरू किया तो 10 लड़के इधर से आ गए, 10 उधर से, लड़कियां आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गए, और जी शुरू हो गई पीटी की। हम तो इसको पीटी कहते थे, उन दिनों पीटी होती थी, तो पीटी शुरू हो जाती थी, पीटी हो जाती शुरू। तो वो सब अब ना डांस हो रहा है ना संगीत रहा है। लेकिन इसका दोष संगीत को नहीं दे सकते, इसका दोष फिल्मों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिल्म की वो रिक्वायरमेंट है। अचानक एक फिल्म आ जाती है उमराव जान तो संगीत अच्छा हो जाता है। अचानक फिल्म आ जाती है बॉर्डर तो संगीत अच्छा हो जाता है। अचानक एक गाना आ जाता है मुंह मुंह के धागे, क्योंकि उस फिल्म में उसकी जरूरत थी तो आ जाते हैं। तो कोई किसी को दोष नहीं दे सके, समय का परिवर्तन है, और परिवर्तनशील ही तो संसार है। तो संसार परिवर्तनशील है, संगीत भी परिवर्तनशील है। लेकिन जब शास्त्रीय संगीत की बात की जाएगी तो वो न तब बदला था, ना आज बदला है, ना आगे बदलेगा।
और शास्त्रीय संगीत के बारे में कहा जाता है कि वो जड़ है, तना है, उसमें अगर इंसान पारंगत होता है तो अलग अलग शाखाओं पर कहीं भी जा सकता है। क्या नए चलन में ये है कि लोग जड़ और तने की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, शाखों पे सीधे जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? शॉर्टकट्स की अगर बात करें, कहीं ना कहीं वो भी मानसिकता रहती है सक्सेस होने के लिए। शास्त्रीय संगीत गाने का मतलब ये है, सीखने का मतलब ये है कि आप अपने को एक अच्छा मटेरियल बना लें। आप जी। अच्छा मटेरियल बन जाएं तो आप भजन गाएं, गजल गाएं, फिल्मी गाने गाएं, पॉप सॉन्ग गाएं, कुछ भी गाएं, सब अच्छा लगेगा। जैसे आपने जो शर्ट पहनी हुई है, अगर उसका कपड़ा मटेरियल अच्छा है तो इसका कुर्ता भी बन सकता है, इसकी और भी चीजें बन सकती है, और वो देर तक चलेगा क्योंकि मटेरियल अच्छा है। लेकिन अगर ये मटेरियल अच्छा नहीं है तो 2-4 दिन शर्ट चलेगी, 2-4 दिन ही कुर्ता भी चलेगा, फट जाएगा। तो शास्त्रीय जी। संगीत हमें अच्छा मटेरियल बना देता है, जिससे कि हम बरसों तक काम कर सकते हैं। जलोटा जी, बड़ी गहरी और बहुत बुनियादी बात कही आपने। तमाम जो नए गायक जो इस क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं, जो आना चाहते हैं, गायकी का शौक रखते हैं, उनके बड़े मतलब की बात है। अ, दुनिया आपके भजन सुनती है, सुबह सुबह घरों में अनूप जलोटा जी के भजन सुने जाते हैं। आप किसे सुनते हैं? मैं अपने पिताजी के भजन सुनता हूँ। मेरे पिताजी की जी। कुछ रिकॉर्डिंग्स इतनी कमाल की है। वो जब भजन गाते थे तो लगता था कि भजन सामने आके खड़ा हो गया दर्शन देने। आप उसके दर्शन कर सकते हैं, केवल सुनना तो दूर, आप उसको देखिए, उसका आभास करिए। भजन आपके सामने एक आकार लेके खड़ा हो जाता है। जब गाते थे ठुमक चल रामचंद्र, तो आप आंख बंद करिए, लगता था भगवान राम सच में ठुमक ठुमक के चल रहे हैं छोटे से। ये उनका कमाल था। तो मैं जब सुनता हूँ भजन तो अपने पिताजी का ही सुनता हूँ, और उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ, अभी पूरी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी जरूर कर लेता हूँ। एक पद्मश्री सम्मान आपको मिला और तमाम दूसरे सम्मान मिले, लेकिन जनता का जो प्यार मिला आपको, बहुत मिला और मिल रहा है लगातार। अब तक के सफर को जब आप मुड़ के देखते हैं पीछे, तो लगता है कि क्या कुछ पाया है और कितना कुछ अभी हासिल करना है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी प्रतिभा से ज्यादा उपहार मिल गया है। मैं जब अपना मूल्यांकन करता हूँ तो मैं अपनी प्रतिभा को अपनी पॉपुलैरिटी से बहुत छोटा पाता हूँ, और इसीलिए हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ कि ईश्वर, तुमने तो मुझे वो दे दिया जिसके मैं योग्य नहीं था। मुझे तो इसका 10% मिलना चाहिए था, तुमने मुझे 90% जोड़ के दे दिया है। इसलिए मैं हर वक्त प्रसन्न रहता हूँ, मुस्कुराता रहता और यकीनन मुस्कुराना जो है कई समस्याओं का इलाज है सर। हूँ। बिल्कुल है। क्या आप मानते हैं कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया, हंसना, खिलखिलाकर हंसना छोड़ दिया, खुद के लिए जीना छोड़ दिया? ये बहुत अच्छी बात आपने की है। आज मनुष्य को थोड़ा अपनी बहुत ज्यादा गंभीरता को छोड़ के खुल जाना चाहिए, और हर बात को खुल के कहना चाहिए, आनंद लेके कहना चाहिए, सुनना भी चाहिए। ये सब करने से अच्छा रहेगा, और आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकेंगे। मैं आज आपको कार में ये इंटरव्यू दे पाया हूँ क्योंकि मुझे जहाँ पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया हूँ। तो जी। आपसे अब इजाजत चाहूंगा, यहीं पर मुझे उतरना है, मीटिंग जहाँ हमारी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यस्तता की वजह से हम लोग उस तरह बात नहीं कर पाए, लेकिन एक आखिरी सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपकी हाल ही में एक फिल्म कंप्लीट हुई है, उसकी शूटिंग खत्म हुई है, और जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपने एक मुख्य किरदार निभाया है और जसलीन मथारू जी ने भी किरदार निभाया है। आप दोनों लोगों के संबंधों के बारे में तमाम तरह की गॉसिप और जब चर्चाएं हुई थी, उसके बाद आपने अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा था, तो उस समय ये माना गया था कि अब ये विषय खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी क्या सर जरूरत समझी आपने कि एक फिल्म बनाने का विचार आया, और कैसा अनुभव रहा शूटिंग का?
नहीं, फिल्म मैंने नहीं बनाई है, मैंने केवल अभिनय किया है। फिल्म बनाने जी वाले दूसरे लोग हैं। लेकिन क्योंकि वो एक चर्चा का विषय बन गया था, तो एक फिल्म के रूप में एक अच्छा मौका है इसमें थोड़ा पैसा कमाने का। ये एक बिजनेस प्रपोजल है और कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग इसको देखेंगे, तो इसमें थोड़े से पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, वही इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और तमाम जो सवाल होंगे लोगों के जहन में वो भी धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो खत्म हो जाएंगे, वो धुले ही हुए हैं, क्योंकि कभी किसी ने मुझे उसके साथ देखा ही नहीं कहीं, तो फिर लोग क्या अपने मन से जो बोलते हैं बोलते रहें, हमारा कोई मतलब ही नहीं है जी वहाँ। सर, कब रिलीज हो रही है फिल्म और किस नाम से ये आ रही है? मार्च से पहले रिलीज हो जाएगी। फिल्म का नाम है वो मेरी स्टूडेंट। वो मेरी स्टूडेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको जहाँ जाना था आप पहुंच गए अपने जी, गंतव्य पे। पहुंच आप गया। हमसे जुड़े, अमेज फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।